नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम देख रहे थे। तो हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर मुगल साम्राज्य, मुगल काल का संक्षेप में परिचय किया था। कहने का मतलब शॉर्ट में हमने मुगल साम्राज्य के जो प्रमुख शासक हुए हैं, या ये कहो 1526 से लेकर के और 1858 तक जो मुगल साम्राज्य भारत पर शासन करता है, उसके बारे में हमने देखा। आज हम बात करते हैं विस्तार से मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य या मुगल काल या मुगल प्रशासन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको ध्यान से सुनना और अपने रजिस्टर के अंदर नोट भी करना, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर कंपटीशन में ये टॉपिक जरूर मिलता है। तो मैं आज रोचक तथ्यों के साथ मुगल साम्राज्य का पहला शासक, प्रथम शासक जो संस्थापक भी था, बाबर, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कहने का मतलब बाबर का इतिहास पढ़ेंगे हम। बाबर का इतिहास जो कि 1526 से लेकर के 1530 तक भारत पर शासन करेगा, पहला मुगल बादशाह होगा, मुगल साम्राज्य की नींव रखेगा, तो दिल्ली का बादशाह यही बनेगा। तो हम बात करेंगे बाबर का जीवन परिचय। बाबर का जीवन परिचय, तो पहले हम संक्षेप में इसका जीवन परिचय, कोई भी टॉपिक हम तैयार करते हैं तो उसका सार हमारे दिमाग में होना जरूरी है, तभी हम उसके क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, बाबर का संक्षिप्त जीवन परिचय बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी उम्मीद होगी ये आपको पसंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। सबसे पहले जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना में हुआ। माता का नाम कुतलुग निगार खानम, जो कि मंगोल शासक चंगेज खान की वंशज से संबंधित थी। कहने का मतलब चंगेज खानदानी जो खानी थे उससे वंशज से संबंधित थी। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर वंश से संबंधित था। वहीं इसका वंश जो कि चगताई वंश से, जो कि तुर्की जो नस्ल है उससे संबंधित था, चगताई वंश का था बाबर। उसके बाद में वास्तविक नाम याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके बाद में पत्नी, इसकी रानी पत्नी थी माहिम बेगम, महत्वपूर्ण। इसके अलावा कई पत्नियां थी, जैसे कि हम देखते हैं मुस्लिम समुदाय में कई विवाह का प्रचलन है, तो इसके कई पत्नियां थी, जैसे कि आयशा सुल्तान बेगम, गुलरुख बेगम और कई पत्नियां थी, लेकिन माहिम बेगम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद इसका बेटा हुमायूं जो शासक बनेगा वह माहिम बेगम का ही पुत्र था। उसके बाद में इसके पुत्र 4 का ही नाम दिखाते हैं। पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी, चौथा हिंदाल। ये 4 पुत्र थे इसके, ये 4 पुत्र माने जाते हैं बाबर के। कहने का मतलब यहाँ पर हम बात करें बाबर के जीवन परिचय की। संक्षेप में जीवन परिचय देख रही हैं कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, वंश कौन सा था, वास्तविक नाम, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, और उसके बाद में उसकी पुत्री का क्या नाम था। तो कहने का मतलब उसका सामान्य जीवन परिचय देख रहे हैं हम। तो पुत्री थी इसकी, वो थी गुलबदन बेगम। उपाधि की कौन सी उपाधियां धारण की थी, बादशाह की, जो कि बादशाह भी कह सकते हैं, गाजी की और कलंदर की, ये कुछ उपाधियां थी बाबर के पास। उसके बाद में विजय अभियान या युद्ध भारत में ये एक महत्वाकांक्षी शासक था जो बाहर भी विजय करता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे केवल भारत में। तो याद रखना
पहला अभियान, इसने ये मानो भारत पे 5 अभियान किए थे, 5वां था वो था पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। पहला अभियान 1519 में बाजोर पर किया था, बाजोर पर किया था यूसुफ जई जातियों के विरुद्ध, जो कि 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे, चारों में विजय हुई थी, चारों में इसकी जीत भी हुई थी। 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे बाबर ने भारत के अंदर। पहला 21 अप्रैल 1526 में, ये तो जरूर ध्यान रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा होगा 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। तीसरा होगा 29 जनवरी 1528 चंदेरी का युद्ध। और चौथा होगा 6 मई 1529 घाघरा का युद्ध। 26, 27, 28, 29, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। कहने का मतलब चारों वर्ष उसने, जो शासन के 4 वर्ष थे भारत में, चारों वर्ष उसने प्रमुख युद्ध लड़े थे। हास्य मजाक के तौर पे हम कह सकते हैं, इनको तैयार भी कर सकते हैं, जैसे कि 26 में पानी पिया, पानीपत का युद्ध 1526 में। 27 में खाना खाया, कहने का मतलब खानवा का युद्ध। वहीं 28 में चल दिया, चंदेरी का युद्ध। 29 में घर गया, घाघरा का युद्ध। और 30 में मर गया। तो ये 4 युद्ध और उसकी मृत्यु की सन हम याद कर सकते हैं, सन याद कर सकते हैं। वैसे इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, पानी खा चंद घूट, कहने का मतलब पानी, पानी मतलब पानीपत का युद्ध, खा से खानवा का युद्ध, चंद से चंदेरी का युद्ध और गुट से घाघरा का युद्ध। कहने 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो ये मजाक के तौर पे देखा जा सकता है, एक ट्रिक के माध्यम से हम देख सकते हैं 4 महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन से लड़े थे, 4 महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन से। उसके बाद में मृत्यु, जो कि 26 दिसंबर 1530 आगरा में इसकी मृत्यु हो गई, आगरा में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में समाधि या मकबरा, तो याद रखना पहले तो इसे आगरा में आराम बाग, जो कि इसके द्वारा ही बनाया गया था, एक उद्यान जिसका नाम था नूरे अफगान, वर्तमान में जिसे आराम बाग कहा जाता है, उसके अंदर दफनाया गया था, वहां मकबरा बनाया गया था। बाद में अकबर ने उसे काबुल में स्थानांतरित कर दिया। कहने का मतलब पहले इसका मकबरा आगरा में था, उसके बाद में काबुल, जो कि भारत से बाहर कह सकते हैं वर्तमान में भारत से बाहर। एक अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, जिसका रंगून म्यांमार बर्मा में बनाया गया था। ऐसे 2 शासक है जिनके मकबरे भारत से बाहर बनाए गए थे। एक तो काबुल में है बाबर का, और दूसरा याद रखना अंतिम, कहने एक तो पहला शासक प्रथम बादशाह हो जाएगा संस्थापक बाबर, उसका मकबरा काबुल में, जो पहले कहा आगरा में, बाद में अकबर ने कहा स्थानांतरित कर दिया, काबुल में बनवा दिया उसका मकबरा या समाधि, वहां दफना दिया गया। और एक अंतिम शासक था मुगल साम्राज्य का बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसका भी भारत से बाहर रंगून म्यांमार के अंदर है मकबरा। उसके बाद में आत्मकथा, जो कि तुझके बाबरी जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, जो इसकी आत्मकथा है, स्वयं लिखी थी। याद रखना 2 ऐसे मुगल शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, एक तो बाबर जिसने बाबरनामा, और दूसरा जहांगीर जिसने तुझके जहांगीरी जो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। 2 ही बादशाह, कौन? बाबर और जहांगीर। आत्मकथा तुझके बाबरी, बाबरनामा तुर्की भाषा में, कौन सी भाषा में? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बन सकता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी या बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी, तो याद रखना तुर्की भाषा में लिखी थी। बाद में अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अनुवाद कर दिया, अलग भाषाओं में, जैसे कि कहा जाता है बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने
पारसी भाषा में लिखा था बाबरनामा। वहीं हम देखेंगे कि फारसी भाषा में तो अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा था, उसी प्रकार अंग्रेजी में श्रीमती बेवरीज ने इसका अनुवाद किया था। किसने? श्रीमती बेवरीज ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उसके बाद में निर्माण कार्य, कहने और युद्ध में रत तो था ही, इसके साथ साथ उसने कुछ निर्माण कार्य भी किए थे, जैसे कि ज्यामितीय विधि से आगरा में आराम बाग, वर्तमान में जिसको कहते हैं नूर अफगान नामक एक उद्यान बनवाया। एक उद्यान जहां उसको दफनाया गया था, उस उद्यान का निर्माण इसी ने करवाया था। और ये भी याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कौन सी विधि से, कहने का मतलब ज्यामितीय विधि से बनवाया गया था। इसके अलावा कई मस्जिदें भी बनवाई थी, जैसे रुहेलखंड उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। संबल में भी एक जामा मस्जिद बनवाई। उसके बाद में पानीपत की काबुली बाग की विशाल मस्जिद भी इसी ने बनवाई थी, जो कि इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, कहने का मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बनवाई थी। पानीपत की काबुली बाग की विशाल मस्जिद, कहने का मतलब ये इसके निर्माण कार्य थे। तो ये देखा हमने बाबर का सामान्य जीवन परिचय संक्षेप में। तो दोस्तों इसको जरूर तैयार करना, बहुत से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एक और बात बता देता हूं, सीखा या ग्रहण किया, क्योंकि बाबर एक कुशल प्रशासक कह दो, कुशल सेना नायक कह दो, एक प्रकार से ये मानो कि विश्व विजेता की तरह था। उसने ये मानो कि फरगना से काबुल के ऊपर, काबुल के बाद में भारत के ऊपर किस तरीके से अधिकार किया, ये हम सब जानते हैं। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर कुछ गुण थे, कुछ बातें उसने ग्रहण की थी या सीखी थी या एक प्रकार से उनका अनुसरण किया, जिसके कारण उसको विजय ही विजय प्राप्त हुई थी। जैसे कि बाबर ने उज़्बेकों से वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार ये मानो कंपटीशनों में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बाबर ने उज़्बेकों से तुलगमा पद्धति, कौन सी? तुलगमा पद्धति, मंगोलों व अफगानों से व्यू रचना कि युद्ध के अंदर किस तरीके से संचालन करना है, व्यू कैसे रचाना है एक प्रकार से, और ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग, और अपने सहजातीय भाई तुर्कों, इसके सहजातीय भाई थे तुर्क, तुर्कों से अश्वारोही सेना का संचालन सीख लिया था, तभी तो ये विजयी हुआ था। महत्वपूर्ण युद्ध इसने जीते थे, जो कि हमने देखे चारों महत्वपूर्ण युद्ध में इसकी जीत होती है। इसके पीछे यही कारण थे, क्या? कि उसके पास अच्छी पद्धति, अच्छी ये मानो विधियां थी, एक प्रकार से अच्छी व्यू रचना थी, जिसके कारण उसे सफलता मिली थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो जरूर ध्यान रखना, उज़्बेकों से क्या लिया था? तुलगमा पद्धति सीखी थी। मंगोलों व अफगानों से व्यू रचना, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग, और अपने सहजातीय तुर्क भाइयों से अश्वारोही सेना का संचालन सीख लिया था, जो उसको विजय में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो कहने का मतलब बाबर का जीवन परिचय हमने संक्षेप में देखा। उसके बाद में अब बात करते हैं विस्तार से, क्योंकि पहले हमारे दिमाग के अंदर समरी होनी चाहिए कि बाबर कौन था, जन्म कहाँ हुआ, माता पिता, वंश, वास्तविक नाम, पत्नी, पुत्र, पुत्री, उपाधि, विजय अभियान या युद्ध, उसके बाद में मृत्यु कब हुई, समाधि या मकबरा कहाँ पे है, उसकी आत्मकथा कौन सी है, कौन सी भाषा में है, कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए, ये पूरी बातें हमने संक्षेप में देखी। अब बात करते हैं हम विस्तार से बाबर के जीवन परिचय की बात करेंगे। बाबर का इतिहास देखेंगे, अति महत्वपूर्ण है मुगल साम्राज्य में। बाबर का जन्म
14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांस एक्सियाना की रियासत थी फरगना, वहां पर हुआ था। याद रखना, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांस एक्सियाना की रियासत थी, एक छोटी सी फरगना, वहां पे हुआ था इसका जन्म। इसके माता और पिता, माता का नाम तो था कुतलुग निगार खानम और पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। कहने के लिए इसके माता पिता कौन थे? कुतलुग निगार खानम तथा उमर शेख मिर्जा थे। याद रखना, यह मातृपक्ष, माता की तरफ से मातृपक्ष की ओर से तो चंगेज खां का 14वां वंशज, कौन सा? 14वां वंशज था, तथा पितृपक्ष की ओर से तैमूर लंका, तैमूर का 5वां वंशज था। याद ना, माता की तरफ से चंगेज खां का और पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था। कहने के अलावा तुर्क और मंगोल दोनों का मिश्रण ही बाबर था। दोनों का खून इसके रगों में था। कहने का मतलब यह मध्य एशिया के 2 योद्धाओं, तुर्की वीर तैमूरलंग और मंगोल नेता चंगेज खां का वंशज था। कौन? बाबर। ये मानो 2 महान योद्धाओं का ये खून इसके रगों में था, तभी तो ये एक प्रकार से प्रसिद्ध प्रतापी शासक जिसने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ या सिंह। बाघ का अर्थ क्या था? सिंह या बाघ। बाबर का अर्थ है बाघ। इसका पिता फरगना की रियासत का मालिक था। उसकी मृत्यु के बाद यह 11 वर्ष की अल्पायु में, मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बन गया। फरगना का शासक बन गया। कहा जाता है कि उसने अपना राज्याभिषेक अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से करवाया था अपना राज्याभिषेक। बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था जो कि आगे से आगे अपने साम्राज्य का विस्तार और जीत चाहता था। कहने का लो 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया बाबर ने। काबुल पर अधिकार कर लिया 1504 में। उसके बाद में फिर 1507 में मिर्जा, जो उनकी पैतृक उपाधि थी, जो उसके पिता के पास भी थी, जैसे कि उमर शेख मिर्जा। कहने का मतलब पैतृक जो उपाधि थी, कौन सी? मिर्जा की जगह बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण कर ली। सुल्तान बन गया, बादशाह बन गया। जो पहले मिर्जा लगाते थे उसके पिता या उसके वंशज, लेकिन इसने उसको छोड़ दिया और उसकी जगह बादशाह। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है प्यारे विद्यार्थियों कि बाबर ने मिर्जा की उपाधि कब त्यागी और मिर्जा की उपाधि की जगह कौन सी उपाधि धारण की? तो 1507 में मिर्जा की जगह बादशाह या पादशाह भी कहा जा सकता है उपाधि धारण कर ली। उसके बाद में कहा जाता है कि बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां, जो कि इब्राहिम लोदी से अनबनत हो गई थी, बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां तथा इब्राहिम लोदी के चाचा, कहने का मतलब बहलोल लोदी का बेटा आलम खां लोदी ने दिया था। कहने का मतलब बाबर को भारत आने का निमंत्रण, न्योता कि आओ भारत, जो कि वही बात है, बाबर तो महत्वाकांक्षी था ही, भारत पर आक्रमण करने वाला था ही, जबकि उनका निमंत्रण मिल गया तो ये मानो कि उसे तो आक्रमण करना ही था। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां तथा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने दिया था। तो बढ़िया क्वेश्चन है। जबकि
खुद बाबरनामा में लिखता है, सिर्फ एक ही जगह ये बात मिली है बाबरनामा में, कि राणा सांगा ने भी उसे निमंत्रण दिया था, बुलाया था। ऐसा केवल बाबरनामा में ही मिलता है। बाबर ने भारत पर 5 बार, कितनी बार? 5 बार आक्रमण किया, 5 बार आक्रमण किया या अभियान चलाए, युद्ध किए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पानीपत के प्रथम युद्ध सहित उसने 5 आक्रमण किए थे, 5 आक्रमण किए थे। ऐसा माना जाता है कि बाबर ने भारत के ऊपर 5 अभियान चलाए थे। देखो, प्रथम अभियान 1519 में बाजौर पर आक्रमण करके किया, जो कि यूसुफजई जातियों के विरुद्ध था, यूसुफजई जातियों के विरुद्ध माना जाता है। बाजौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण कि उसने पहला अभियान बाजौर पर किया। दूसरा अभियान भीरा पर 1519 में ही भीरा के किले को जीता था। उसके बाद में तीसरा सियालकोट पर आक्रमण किया था 1520 में, और चौथा पंजाब के ऊपर 1525 ईस्वी में कहा जाता है कि पंजाब के ऊपर अभियान किया और मिलवट का किला घेर लिया था, कहने उसको अपने अधिकार में ले लिया था। और उसके बाद में 5वां था पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 में बाबर ने भारत में 4 बड़े युद्ध लड़े थे, कहने वाला अभियान 5 हो जाएंगे, जो कि 5वां पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध सहित उसने 4 बड़े युद्ध लड़े थे, जबकि सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और बाबर ने जीता था ये युद्ध और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, और ये मानो लोदी वंश का पतन कर दिया, अंत कर दिया इब्राहिम लोदी को मार करके। तो बाबर की तो क्या होती है? जीत, और इब्राहिम लोदी की क्या होती है? हार। कहा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने के बाद काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक चांदी का सिक्का दिया था बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक चांदी का सिक्का प्रदान किया था बाबर ने। उसके बाद में दूसरा खानवा का युद्ध 1527 बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबर वर्सेस राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ और बाबर ने जीता ये युद्ध। बाबर की क्या हुई? जीत, और राणा सांगा की क्या हुई? हार हुई। कहा जाता है कि इस खानवा के युद्ध के जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने, गाजी की उपाधि धारण की थी। एक प्रकार से काफिरों का कत्ल करने वाला, कहने का मतलब उसने गाजी की उपाधि योद्धा एवं धर्म प्रचारक दोनों की नीति अपना ली थी। और कहा भी जाता है कि खानवा के युद्ध में इसके सैनिक सहयोग नहीं कर रहे थे, तब इसने इस युद्ध को जिहाद का नारा दे करके जिहाद युद्ध की घोषणा कर दी। कहने का मतलब बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद, इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध जो किया जाता है, जिहाद का नारा दिया तथा मुसलमानों पर लगने वाले तगमा नामक कर की समाप्ति की घोषणा की थी। तब यह मानो कि सैनिक उसके साथ युद्ध में जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इससे पहले 16 फरवरी 1527 को बयाना युद्ध, भरतपुर बयाना युद्ध में बाबर की सेना हारी थी। कहने का मतलब राणा सांगा के राजपूत सैनिकों ने बाबर के सैनिकों को
खूब मारा पीटा, एक प्रकार से उन्हें हरा दिया था। तो ये लगने लगा था बाबर के सैनिकों को कि राजपूत हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो सैनिक युद्ध में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बाबर उन्हें ले जाना चाहता था। इसलिए कहा जाता है कि उसने उन्हें ले जाने के लिए कई प्रयत्न भी किए, लेकिन अंत में जिहाद की घोषणा की थी। तो एक तो याद रखना, गाजी की उपाधि कब धारण की? खानवा के युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद, क्योंकि आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने बाबर एवं राणा सांगा की सेना में 1:2 का अनुपात बताया, जो अधिक तर्क संगत प्रतीत होता है। किस प्रकार से सैनिक थे, और ये मानो कि बाबर ने जिहाद की जो घोषणा की थी, इस कारण उसकी जीत हुई थी, अन्यथा राणा सांगा जीतता इसके अंदर। लेकिन कहा जाता है बाबर ने ही जीता खानवा का युद्ध। तीसरा युद्ध होगा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528, बाबर वर्सेस मेदिनी राय, जिसमें बाबर जीतेगा, मेदिनी राय हार जाएगा। बाबर ने जीता ये युद्ध भी बाबर ने ही जीता था। उसके बाद में नंबर 4, घाघरा या सरयू का युद्ध भी कहा जाता है इसे। घाघरा के युद्ध 1529, कहने का लो 26, 27, 28, 29 कंटिन्यू। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो कहने का लो घाघरा सरयू का युद्ध 1529 बाबर वर्सेस बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगान सेना के बीच हुआ था, और महमूद लोदी नेतृत्व कर रहा था। इसमें भी बाबर की जीत हुई और सामने जो अफगान थे उनकी हार हुई थी। और कहा जाता है कि यह भारत का प्रथम जल व थल में लड़ा गया युद्ध था, क्योंकि घाघरा नदी सरयू नदी के अंदर भी और बाहर स्थल पर भी, जल और थल पर लड़ा जाने वाला युद्ध घाघरा का युद्ध, और इसमें भी बाबर की जीत हुई। कहने का लो बाबर युद्धों में ही रत रहा, क्योंकि देखा जाता है कि उसने 4 वर्ष भारत पे शासन किया, 1526 से 30। तो ये मानो कि चारों वर्ष उसने 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। इसलिए कहा जाता है ना कि वो हमेशा युद्ध में महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, एक अच्छा सेनापतित्व था, ऐसा माना जाता है। इन चारों युद्धों को जरूर तैयार करना। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इनको जो मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है हास्य के रूप में, एक और भी बना सकते हो। इनके शासक किसके विरुद्ध? तो पानीपत का युद्ध तो किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोदी। पानी में हिम, खारा कौन? खानवा राणा सांगा। और उसके बाद में चंद्रमा में चंदेरी, और में मेदिनी राय, और घाघ अफगानी, घाघरा का युद्ध, और सामने कौन? अफगानी थे। पानी में हिम, खारा, चंद्रमा में घाघ अफगानी। ये भी तैयार कर सकते हो। और कहा जाता है कि बाबर ने भारत में बारूद का पहली बार प्रयोग किया था, तोपों का प्रयोग किया, तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया, और तोप लगाने के लिए उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया था, ऐसा माना जाता है। इसी कारण उसकी जीत हुई थी। इसी कारण क्या कहा जाता है कि उसकी जीत हुई थी। और कहा भी जाता है ना कि उसके 2 सेनानायक, 2 सैन्य अधिकारी, बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक 2 योग्य तुर्क अधिकारी कर रहे थे, और उसी कारण इसकी जीत हुई थी। और तुलगमा पद्धति, जो कि सेना को व्यवस्थित रखना, कहने के लिए सेना को 4 भागों में बांट करके कुछ इतिहासकार कहते तुलगमा पद्धति, ये कुछ कहते कि सेना को व्यवस्थित करना, पहले पैदल, फिर उसके बाद में घोड़े, उसके बाद में रथ, उसके बाद में हाथी, उसे कहा जाता है तुलगमा पद्धति। और कुछ कहते कि सेना को 4 भागों में, जैसे कि ये दुश्मन है, शत्रु है, और ये उसकी सेना है। एक सेना तो सामने से वार करेगी,
एक सेना बाईं ओर से, एक सेना दाईं ओर से और एक सेना पीछे से, इस तरीके से दुश्मन को घेर करके मारा जाएगा। इसे कहा जाता है तुलगमा पद्धति, इसे कहा जाता है तुलगमा पद्धति। उसके बाद में बाबर के समय 1527 में मीर बक्की, जो उसका सेनापति था, मीर बक्की ने अयोध्या, उत्तर प्रदेश, अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई थी। राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनवाई थी। उसके बाद में कहा जाता है ना कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया और उसके बाद में भारत में ये मानो कि हिंदू मुसलमानों के बीच में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर के विवाद चला, जिसका समाधान पिछले वर्ष ही किया गया था 9 नवंबर 2019 को, 9 नवंबर 2019 को। तो ये बाबरी मस्जिद बाबर के समय में ही बनवाई गई थी। उसके बाद में बाबर के आक्रमण के समय भारत में, बाबर खुद अपनी आत्मकथा में लिखता है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में लिखा है कि उस समय केवल 5 मुस्लिम शासक थे या राज्य। 5 तो कौन थे? मुस्लिम राज्य या शासक। एक तो बंगाल, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 मालवा, नंबर 4 गुजरात और नंबर 5 बहमनी राज्य। और 2 हिंदू थे, एक तो मेवाड़ और दूसरा विजयनगर। कहने का मतलब उस समय के उसने स्वतंत्र राज्यों की बात की है। कहा जाता है ना कि बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, खानदेश, विजयनगर एवं बहमनी रियासतें आदि अनेक स्वतंत्र राज्य थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तात्कालिक शासक, उस समय के तात्कालिक, जिस समय बाबर शासन कर रहा था उस समय का विजयनगर का शासक था कृष्णदेव राय। विजयनगर के तात्कालिक शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है, सबसे शक्तिशाली राजा कहा था उसने। और कहा जाता है कि अंत में उसकी मृत्यु हो गई। कब? 26 दिसंबर 1530 आगरा में, जबकि उसका पुत्र हुमायूं, सबसे बड़ा पुत्र कौन था? हुमायूं, जो कि उस समय कहते कि संभल में था। यह भी बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है कि जब बाबर की मृत्यु हुई उस समय हुमायूं कहां पे था? तो संभल में था। और वह आता है 30 दिसंबर 1530 को शासक बनता है और ये मानो दिल्ली की गद्दी प्राप्त करता है बाबर के बाद। तो ये देखा हमने बाबर का जीवन परिचय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंपटीशनों में पूछे जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। ये भी कहा जाता है कि बाबर ने सड़कों को नापने के लिए गज ए बाबरी नामक माप का प्रयोग किया था, जो लंबे समय तक चला था। यह भी कहा जाता है कि बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान तुर्की भाषा का संकलन करवाया था। बाबर ने मुबैयान नामक एक पद शैली का विकास भी किया था। उसने रिसाल ए उसज की रचना की, जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है, खते बाबरी भी कहा जाता है। और ये तो महत्वपूर्ण है ही है कि ज्योमितीय विधि से आगरा में आराम बाग, जो कि नूरे अफगान के नाम से बनाया गया था, वर्तमान में आराम बाग कहा जाता है, एक उद्यान बनवाया था। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था, इसलिए उसने इतना बढ़िया बाग बनाया था। बाबर ने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया था, जबकि इससे पूर्व के शासक अपने को सुल्तान कहते ही पुकारते थे, लेकिन इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी और 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। ये जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि
क्वेश्चन अगर बाबर से बनाया जाता है, वैसे तो पूरा टॉपिक ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कंपटीशनों में अगर क्वेश्चन बनाया जाता है तो इन 4 युद्धों में से बनाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, आज हमने बात की बाबर का जीवन परिचय, विस्तार से बाबर का सामान्य परिचय हमने देखा। तो जहां तक मेरे को उम्मीद है कि बाबर का इतिहास आपके जरूर समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने रजिस्टर में नोट जरूर करना, अति महत्वपूर्ण है। हर कंपटीशन में मुगल साम्राज्य मिलेगा और मुगल साम्राज्य में सबसे पहले मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला संस्थापक बाबर, और बाबर का जीवन परिचय आज मैंने आपके साथ साझा किया है। बाबर का इतिहास बताया है कि मुगल साम्राज्य में किस तरीके से पहला शासक बाबर हुआ था, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखे, अति महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर देवें, क्योंकि जब भी मैं आइकन को जरूर दबाना, घंटी के बटन को, जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले तुरंत आपके पास पहुंच जाए। इसलिए सब्सक्राइब करना, आइकन के बटन को जरूर दबाना। आगे हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के अन्य शासकों की। अगला शासक आएगा हुमायूं। अगला शासक है बाबर का बेटा, कौन आएगा? हुमायूं। तो आज हमने बात की बाबर के जीवन परिचय की, उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां, विजय अभियान, उन सभी के बारे में हमने विस्तार से देखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, मेरे प्रिय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।